रतनपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की प्राकृतिक सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में माधव अपनी पत्नी माया और एक 9 वर्ष के बेटे आर्यन के साथ रहा करता था। माधव खेती करता था, जिससे कि उनका गुजारा हो रहा था। अरे माया, जल्दी से खाना बांध दो। मुझे खेत पर जाने के लिए ऐसे भी देर हो रही है और आर्यन अभी सोकर उठाया नहीं। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि मैं आपकी पसंद की चीज़ नहीं बनाती हूँ। वाह वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद माधव कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में माधव को उसके 2 दोस्त विक्रम और सुमित मिल जाते हैं। अरे माधव भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोरों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? ये बोलकर माधव जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे नहीं माधव भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इस बार तो पिछली बार से भी ज़्यादा ठंड गिरने वाली है। तो पता नहीं क्या होगा, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सकें। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है। इतना बोलकर माधव खेत की ओर निकल जाता है। माधव खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब सूझती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है, सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। और अगर मेरा ये उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएं। फिर माधव कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तब विक्रम और सुमित से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी, इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा माधव जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, और तुम ये बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह, क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियाँ काटना शुरू करता हूँ। दूसरी ओर गांव में सरिता अपनी सहेली से कहती है, अनीता बहन, क्या तुम जानती हो, इस बार कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। हाँ बहन, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। पिछले साल की तरह इस साल भी ठंड बहुत पड़ने वाले है। दूसरी ओर माधव हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटकर लाता। एक दिन सुबह जब कुल्हाड़ी लेकर माधव जा रहा था, तभी उसे विक्रम और सुमित रोक लेते हैं। अरे माधव भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वो हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए लग जाती हैं। लेकिन माधव भाई, हमें तो ये पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। फिलहाल छोड़ो, तुम कह रहे होगे तो सही ही होगा। विक्रम और सुमित को माधव की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। माधव के पास अब बहुत सारी लकड़ियों का भंडार हो गया था। कुछ ही दिन बाद गांव में ठंड गिरना शुरू हो गई।
माधव अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 50 रुपए लिखी थी। जब सभी गांव वाले वो बोर्ड देखते हैं तो उन्हें माधव की सारी चतुराई का पता चल जाता है। भाई, क्या तुमने माधव के घर के बाहर वो बोर्ड देखा? वो जंगल से फ्री में लकड़ियां काट कर हमें 50 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, जब वो लकड़ियां लाता था तब वो बहाने बनाता था। हमें तो तभी उस पर शक हो गया था। अरे तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? माधव से 50 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। ये बात जब माधव को पता चलती है तो वो चिंता में पड़ जाता है। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल जंगल जा रहे हैं। अगर वो लकड़ियां काट लेंगे तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले जा ही न पाएं। रात को अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के कारण सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। जब माधव और माया ये देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं रही होंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन अब मैं लकड़ियां 50 रुपए की बजाय 100 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं नहीं, आप 50 रुपए ही बेचो। अगर हम 100 रुपए किलो बेचेंगे तो ये लोगों को लूटना होगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत बचाई है, आप इसका गलत फायदा ना उठाएं। मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियां 100 रुपए किलो ही बेचूंगा। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। माफ करिएगा मान जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां काटी हैं। मैं मुफ्त में नहीं दे सकता। बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम लकड़ियां नहीं दोगे तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। अरे मान जी, मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जा सकती हैं। अगले दिन माधव को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। उसने माया से कहा, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम तुम संभालना, और याद रहे किसी को भी मुफ्त में एक भी टुकड़ा मत देना। स्वामी, अभी भी मौका है। लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना करो। यह कहकर माधव निकल गया। घर में अब सिर्फ माया और उसका 9 साल का बेटा आर्यन था। माया बाहर बैठकर आग ताप रही थी और आर्यन घर के अंदर खेल रहा था। आर्यन को बहुत ठंड लग रही थी। वो नादान था। उसने सोचा, पिताजी ने यहाँ इतनी लकड़ियाँ रखी हैं, क्यों ना मैं भी आग जला लूं? आर्यन ने एक लकड़ी में आग लगा दी। लकड़ियाँ सूखी थीं, इसलिए तुरंत ही सारी लकड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते उनका घर जलने लगा। माया बाहर खड़ी रोती रही क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। गांव का कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया क्योंकि माधव के व्यवहार से सब दुखी थे। उस आग में माधव का बेटा आर्यन भी जलकर मर गया। जब माधव घर वापस आया तो वहां सिर्फ राख बची थी। माया ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। यह सुन माधव